साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, उसका संक्षेप में क्लासेस चल रही हैं जो यूजीसी नेट के लिए या पॉलिटिकल साइंस के अन्य परीक्षाओं के लिए काफी लाभप्रद होगा। तो आज हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कंपनी के शासन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा। इसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके क्या महत्व रहे और उसकी क्या विशेषताएं रही, इसको हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो आया था 1784 में। 1784। अगर पिट्स इंडिया एक्ट की हम लोग बात करें तो देखिए जो भी एक्ट आता है, खास करके इसको आपका ध्यान रखेंगे, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। जब भी नया कोई एक्ट आता है तो वो सबसे पहले पुरानी जो एक्ट आई होती है उसका आकलन करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसमें सुधार की बात, उससे उसके प्रभाव पर अध्ययन करता है और फिर उसमें सुधार की बात करता है। तो नया अधिनियम ऐसे ही काम करता है, खास करके जब एक परिप्रेक्ष्य में अधिनियम चल रहे हो। अधिनियम बहुत सारे हैं, अलग अलग है, शिक्षा के क्षेत्र में अलग है, राजनीतिक के क्षेत्र में अलग है। तो जो राजनीति के क्षेत्र में है या शिक्षा के क्षेत्र में, उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जो एक्ट कमेटियां बनती हैं वो पुराने के आधार पर कुछ न कुछ संशोधन लेकर के आती हैं, क्योंकि उसमें जो समय लगता है उस समय के आधार पर यह कार्य करता है। तो चलिए हम लोग आज देख रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, जो 1773 में आई थी, इसकी कमियों को, इसमें जो कमियां रही, क्योंकि पहला हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट देखा तो रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा कि पहले कंपनी जैसे तैसे शासन कर रही थी, उसको एक नियमित कर दिया गया, उसको कंपनी पे भी नियंत्रण कर दिया गया। कंपनी पे नियंत्रण के लिए कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, जो गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी थी उसको लाया गया और इसके आधार पर शासन थोड़े नियमित हो गया, नियंत्रित हो गया, ठीक ठाक, पहले की तुलना में ठीक ठाक शासन चलने लगा। लेकिन कोई भी एक्ट आता है तो उसमें भी कुछ कमियां होती हैं। एक्ट लागू करने के बाद, अधिनियम लागू करने के बाद पता चलता है कि ये जो अधिनियम है आया तो है, लेकिन पुराने जो वो अधिनियम है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, इसलिए नए अधिनियम लाने की जरूरत है। तो जो नया अधिनियम आता है या जो नया एक्ट आता है वो पुराने एक्ट को सबसे पहले स्टडी करता है। उसको जो मेंबर्स होते हैं उस एक्ट का स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद डिफिशियंसी बताएंगे और फिर क्या होने चाहिए, उसमें सुविधाएं, क्या सुधार, इस पे वो विचार करते हैं, इस पे अपना वो रिकमेंडेशन देते हैं। तो वैसे ही हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, उसके कमियों को सुधार के लिए, उसके कमियों को अध्ययन करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह एक संशोधित अधिनियम आप 1781 में वो पारित किया जाता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। 1784 में लागू हुआ था, लेकिन इसका अगर अध्ययन की बात करें तो ये 1700 जो है वो आप कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, इसका संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया गया कि ठीक है, इसमें कमियां है रेगुलेटिंग एक्ट में, इसलिए इसको संशोधित किया जाता है। इसके बाद हाँ, इसका नाम क्या दिया गया, इसे कहा गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट का जो संशोधित अधिनियम 1781 आया था, इसको बोला गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसे बोला गया। इसके बाद
एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद 1781 के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया थी। रेगुलेटिंग एक्ट को में संशोधन के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। बाद में इसी के आधार पर 1784 में पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट का आगमन होता है। और अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि कुछ संरचनाएं पहले कर दी गई थी, तो कुछ बदलाव इसमें भी किए गए। उसमें सुधार के संदर्भ में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार के संदर्भ में यह कार्य कर रहा था। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं रही इसकी, वो देख लेते हैं। इसने पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। राजनीतिक एवं वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया, अलग अलग कर दिया गया। पहला विशेषता ये हुई कि देखिए जो वो एक्ट आया था उसमें ठीक था, लेकिन ये ठीक नहीं है कि वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य क्षमता एक ही जगह हो, इसलिए इसको अलग अलग करने की जरूरत है। राजनीतिक क्षेत्र अलग होंगे, वाणिज्यिक व्यापार क्षेत्र अलग हो गए। दोनों में अगर दोनों एक साथ होंगे तो असंतुलन के कारण या पावर सेंट्रलाइज के कारण दोनों में से कोई कार्य ठीक से नहीं होगा। दूसरा क्या हुआ, पहली विशेषताएं। दूसरी विशेषताएं हुआ कि निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नई निकाय का गठन किया गया। कहा गया कि कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं वह कंपनी उसको करेगी। कंपनी व्यापार करने आई थी, इसलिए कंपनी व्यापारिक मामलों में काम करेगी, लेकिन जो राजनीतिक मामले हैं उसके प्रबंधन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। राजनैतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए। क्योंकि राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स यानी कि जो संसद से होगा, उसको ब्रिटिश सांसद से होगा, वो वहां से उसको नियंत्रित किया जाएगा। अब यह एक इंस्टीट्यूशन यानी कि एक निकाय डेवलप किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। मतलब वाणिज्यिक मामलों के लिए अलग शासन व्यवस्था होंगे और राजनीतिक मामलों के लिए अलग। ये किया गया। तीसरा क्या हुआ, क्या विशेषताएं हैं इसकी? तीसरी विशेषताएं यह है कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य व सरकार, किसको, जो बोर्ड था नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, नियंत्रण बोर्ड को नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों,
सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों जो राजस्व गतिविधियां थी का अधीक्षण एवं नियंत्रण दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज्यादा पावर मिला। वाणिज्यिक मामले में कंपनियां जो हैं वह व्यापार करें और उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स होगा वो नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा। तो इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, क्योंकि पहले कंपनी राज्य करती थी। अब कहा गया कि एक नियंत्रण बोर्ड होगा और वो नियंत्रण बोर्ड होगा, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। तो कहा गया कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया कि ये ब्रिटिश कंट्रोल करेगी इस पे। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया कि जो कंपनी है उस पे जो ब्रिटिश सरकार है वो उस पे पूर्ण नियंत्रण करेगी और प्रशासन करेगी। तो ये दो फायदे हुए। हम लोग देखते हैं कि क्या वीडियो कहीं लंबा तो नहीं हो रहा है। नहीं, एक और एक्ट हम लोग इसी में देख लेंगे, इसी वीडियो में। चलिए इसको अलग ही कर देते हैं।